गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम बीएड के 103 यानी कि थर्ड पेपर को पढ़ने वाले हैं। थर्ड पेपर का नाम है लिंग विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, बीएड 103 पेपर है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है दोस्तों वो मीनिंग ऑफ जेंडर यानी लिंग का अर्थ हम लोग जानेंगे, ठीक ना। कि लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिंग किसे कहते हैं समझते हैं, ठीक ना। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका तथा बालक कहा जाता है। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है। पहला क्या है? स्त्री है, और दूसरा रूप क्या है? पुरुष, ठीक ना। जिसे प्रारंभिक अवस्था में क्या कहा जाता है? स्त्री को क्या कहा जाता है? बालिका, बालिका। और आपका जो पुरुष होते हैं उनको प्रारंभिक में क्या कहा जाता है? बालक। जब बच्चे छोटे होते हैं तो शुरू में उन्हें बालक और बालिका कहा जाता है, और जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो इनको स्त्री और पुरुष कहा जाता है। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका तथा बालक कहा जाता है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक ना। बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक संरचना में ही विभेद नहीं होता है, अपितु दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलापों में भी भिन्नता पाई जाती है। अब यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। बालक और जो बालिका होते हैं, बालक और आपके जो बालिका हैं, बोल क्या रहा है, जो बालक और बालिका होते हैं इनके सिर्फ शारीरिक संरचना में ही अंतर नहीं होता है। जैसे बालक का शरीर की संरचना कुछ अलग होती है और बालिका के भी शरीर की संरचना अलग होती है, ठीक ना। तो ये बोल रहा है कि बालक और बालिका के शारीरिक संरचना में ही अंतर नहीं होता है, अपितु यानी बल्कि दोनों की रुचियों, बालक की क्या हैबिट्स हैं, क्या रुचि हैं, और बालिका की क्या रुचि है, ठीक ना। बालिका की क्या रुचि है, दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों यानी कि किस प्रकार की उनके आदत हैं, तथा क्रियाकलापों, कार्य करने की जो शैली है उनमें भी भिन्नता यानी कि अंतर पाया जाता है, ठीक ना। एक बार और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। क्लियर ये करते हैं कि बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक संरचना यानी कि बालक और बालिका का जो शरीर में अंतर होता है, बालिका के बाल लंबे लंबे होते हैं, बालक के छोटे छोटे होते हैं, और बालिका के स्तन होते हैं, स्तन, और बालक के स्तन नहीं होते हैं। तो सिर्फ शारीरिक अंतर ही नहीं, अपितु बालक का रुचि होता है खेल कूद, चोर सिपाही, और बालिका का रुचि होता है घर के कार्यों में लग जाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इस टाइप का। तो दोनों की रुचियों में अंतर होता है, अभिवृत्तियों यानी आदत में भी अंतर होता है। बालिका शर्मा के बात करती हैं, और चलते वक्त भी एक उनका एक अलग प्रकार का स्टाइल होता है चलने का। बालक एक वीरता वाले स्टाइल में चलते हैं, एटीट्यूड में, ठीक ना। और लड़कियां थोड़ा शर्मा के बलखा के चलती हैं। और क्रियाकलापों और जो काम करने की हैबिट है, बालक यदि कोई भी काम करता है तो एकदम साफ सुथरा, एकदम फाइनल उसको कर देगा, लेकिन बालिका यदि कोई काम करती है तो उसमें थोड़ा बच बच के करती है, ठीक ना। बच बच के यानी कि किसी भी काम को फाइनल नहीं कर पाती है, उसमें अटकी रहेगी और धीरे धीरे करती हैं। एक तरीके से भी कह सकते हैं कि बाल थोड़ा फास्ट करते हैं और जो बालिका होती हैं थोड़ा स्लो करती हैं, क्योंकि बालिका थोड़ा ममता से जुड़ी होती हैं, ठीक ना। इनमें ममता की अधिकता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लिंग को वैयाकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है। किसके द्वारा? वैयाकरणों द्वारा। वैयाकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है
कि जिससे किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है। लिंग को वैयाकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन, कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, ये हम किसके द्वारा पहचानते हैं? स्त्री और पुरुष का आइडेंटिफिकेशन हम किसके द्वारा करते हैं? तो लिंग के द्वारा ही करते हैं, यानी जेंडर के माध्यम से ही हम पहचानते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक ना, लिंग के निर्धारण में लैंगिक मापदंडों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न प्रकार हैं। ठीक ना, लिंग का जो निर्धारण है कि महिला में कौन सा लिंग है और पुरुष में कौन सा लिंग है, इन लिंग के निर्धारण में लैंगिक मापदंडों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक ना, तो जो निम्न प्रकार हैं, पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिला में भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक ना दोस्तों, पुरुष में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पहला XY और दूसरा XX। पहला XY और दूसरा XX। और महिला में 2 प्रकार के कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX और XY। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे बालक और बालिका का जन्म कैसे होता है। पुरुष का XY और महिला का XY यदि मिलता है तो क्या होगा? बालक। ठीक, पुरुष का XX और महिला का XX यदि मिलता है तो क्या होगा? बालिका। ठीक ना, तो XY और XX यदि मिल गए पुरुष के और महिला के तो क्या होगा? बालक। XY है। ठीक ना, XY मिल गए तो बालक। XX और XX मिल गए पुरुष और महिला के तो क्या होगा? बालिका। ठीक ना, तो ये लैंगिक मापदंड था। ठीक ना, एक बार और बता देते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो। पुरुष का XY और महिला का XY यदि मिलता है तो क्या होगा? बालक। और पुरुष का XX और महिला का XX मिलता है तो क्या होगा? बालिका। तो इस प्रकार का लैंगिक मापदंड होता है। आगे बढ़ते हैं। जैविक रूप में लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र मिलते हैं तब बालिका, और जब स्त्री पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का निर्माण होता है, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े। ठीक ना, वही चीज़ है। स्पष्ट है कि लिंग के निर्धारण में जैविक संप्रत्यय महत्वपूर्ण है, परंतु इस हेतु स्त्री या पुरुष किसी की इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग निर्धारण शरीर की ऐच्छिक क्रिया का परिणाम न होकर अनैच्छिक है, अतः इस हेतु किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि लिंग का जो निर्धारण हो रहा है, जैसे कि XY गुणसूत्र मिल रहे हैं, XY गुणसूत्र या XX गुणसूत्र मिल रहे हैं, ये इच्छाओं पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक ना, ये व्यक्ति के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। यदि वो चाहता है कि बालक का जन्म हो तो बालक जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि ये अनिर्धारित है। किसी भी तरह के गुणसूत्र मिल सकते हैं, अर्थात यानी कि बालक भी जन्म ले सकता है और बालिका भी जन्म ले सकती है। यानी आपको समझना ये है कि जब मतलब कि संभोग की क्रिया होती है तो XX गुणसूत्र भी मिल सकते हैं और XY भी गुणसूत्र मिल सकते हैं। ये मनुष्य की इच्छा पे निर्भर नहीं कर सकता है कि XY गुणसूत्र मिले कि XX गुणसूत्र मिले। ये जब संभोग की क्रिया होती है तो किसी भी प्रकार के गुणसूत्र मिलते हैं और इनके फलस्वरूप बालक और बालिका का निर्माण होता है। ठीक ना, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया है। आइए फिर से एक बार दोहरा देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक ना, ये क्या बोल रहा है कि स्पष्ट है कि लिंग के निर्धारण में जैविक संप्रत्यय महत्वपूर्ण है, परंतु इस हेतु स्त्री या पुरुष किसी की इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग निर्धारण शरीर की ऐच्छिक क्रिया का परिणाम न होकर अनैच्छिक है, यानी लिंग निर्धारण वो संभोग करने के बाद किसी भी तरह के गुणसूत्र मिल सकते हैं, XY या XX। ठीक ना, अतः इस हेतु किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता है।
फिर भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अब लिंग के आधार पर क्या भेदभाव किया जाता है ये देख लेना है। लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, बालकों की तुलना में बालिकाओं को तुच्छ समझा जाता है, ठीक ना। बालक की तुलना में बालिकाओं को कम महत्व दिया जाता है, ठीक ना। बालक क्योंकि वंश बढ़ाता है, आपको तो पता ही है कि हिंदू समाज में यदि बालक जन्म ले लिया तो भाई वंश बढ़ता है, ठीक ना, वंश बढ़ता है, इसलिए और दहेज भी नहीं देना पड़ता है दूसरा चीज़ तो। और बालक कहीं भी उसको पढ़ने भेज दीजिए, कमाने भेज दीजिए, कुछ भी मतलब कि परिवार का हेल्प करता है। और बालिकाएं जो होती हैं, बालिकाएं आपकी जो होती हैं वो बालिकाओं में दहेज देना पड़ता है, कमाने भी नहीं भेज सकते, और प्लस में बदनामी का भी डर होता है कि यदि बालिका जवान हो गई तो प्रेम के चक्कर में फंस जाना, इस प्रकार की तमाम चीज़ें होती हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी इसलिए बालिकाओं को दूर रखा जाता था कि पढ़ाई करने जाएंगी तो प्रेम वगैरह हो जाएगा। तो इस संदर्भ में हम क्या बोल सकते हैं कि बालकों की तुलना में बालिकाओं को तुच्छ समझा जाता है। लिंग एक परिवर्तनशील धारणा है जिसमें एक ही संस्कृति, जाति, वर्ग तथा आर्थिक परिस्थितियों और आयु में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तथा एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में भी भिन्नताएं होती हैं। स्त्री पुरुष के लिंग के निर्धारण में जैविक तथा शारीरिक स्थितियों के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक बोधों को दृष्टिगत रखना चाहिए, ठीक ना। स्त्री पुरुष के लिंग निर्धारण में जैविक तथा शारीरिक स्थितियों के साथ साथ, जैसे हम लोग जैविक और शारीरिक जान गए कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है, ठीक ना। तो इसको जानने के बाद सामाजिक तथा सांस्कृतिक बोधों को दृष्टिगत रखना चाहिए, यानी कोई भेदभाव इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बालक है या बालिका है, किसी का भी निर्माण होता है तो समाज को दोनों के प्रति सामान्य सोच रखनी चाहिए, ठीक ना। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक। तो आई होप आप लोग इस वीडियो में जेंडर का अर्थ समझ गए होंगे, जेंडर का मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह की बीएड की क्लासें चलती रहेंगी। हाँ, हो सकता है कि वीडियो आने में थोड़ा कभी लेट हो जाए या किसी दिन वीडियो ना आ पाए, तो इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं, वर्क होते हैं, जिनके कारण हम वीडियो एकदम समय पर नहीं ला पाते हैं। बट आपका वीडियो आते ही रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करता हूँ मैं तो वहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज कोर्सेस पॉइंट का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज को भी आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, मुझे स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और यदि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख दें, हम उस पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। और यदि आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो टेट और सीटेट की भी वीडियो इस चैनल पे लगातार आ रही हैं। टेट और सीटेट, ठीक ना, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि आप एमएड के भी विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एमएड से रिलेटेड कंटेंट भी इस चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देख